हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स। अगर डिफेक्ट्स इन सॉलिड देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इस पर डिपेंड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफेक्ट से। डिफेक्ट को समझने के लिए आप वर्ड से समझ सकते हैं डिफेक्ट। अब अगर डिफेक्ट समझे तो कुछ हमने अरेंजमेंट की और उसमें कुछ इम्परफेक्शन आया, परफेक्टली नहीं बना पाए, कुछ उसमें डिफेक्ट आ गया, तो इस तरीके को हम कहते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपने कुछ ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया, बल्क में सामान ऑर्डर किया और उसमें जो कुछ पीसेस है वो पीसेस डिफेक्टिव निकल गए। तो जो भी आपने सामान ऑर्डर किया है उसमें कुछ डिफेक्टिव पीसेस है। उसी तरीके से आपने सॉलिड को अरेंज किया और सॉलिड में कुछ डिफेक्ट रह गया, तो इसे कहेंगे हम डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब डिफेक्ट्स इन सॉलिड होगा किस तरीके से? तो सॉलिड बनता है एटम से या फिर आयन से। हमने देखा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, उन सभी को हमने पार्टिकल कहा। तो हम कहेंगे जो भी सॉलिड हमारा बन रहा है वो पार्टिकल से बन रहा है। अब पार्टिकल अगर सेम टाइप के, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल से पढ़ेंगे आयरन। फॉर एग्जांपल हमने पार्टिकल ले लिया आयरन। अभी आयरन सॉलिड है, इसमें सभी पार्टिकल्स अगर आयरन के हैं तब हम कहते हैं इसे बना है, दैट इज आयरन सॉलिड। सभी पार्टिकल्स अगर आयरन के हैं तो इसे कहते हैं हम, दैट इज आयरन का सॉलिड है। लेकिन इसमें अगर वन ऑफ द पार्टिकल मिस हो जाए, अपनी पोजीशन पे ना आए, अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स भी देखे, उनके अरेंजमेंट भी देखी, उस अरेंजमेंट में कुछ पार्टिकल्स अगर मिस कर जाए या फिर डिफरेंट पार्टिकल आ जाए, बाहर से कुछ डिफरेंट पार्टिकल आ जाए डिफरेंट फ्रॉम द आयरन, या फिर इंटरस्टेशियल स्पेस। अब इंटरस्टेशियल स्पेस को भी समझेंगे, फिलहाल आप याद रख लीजिए इंटरस्पेशियल को हम कहेंगे वॉइड स्पेस। इस तरीके से पार्टिकल आ जाए इन इंटरस्टेशियल स्पेस, तो इस तरीके से क्रिएट होंगे डिफेक्ट। अगर अरेंजमेंट में पार्टिकल मिस हो जाए या फिर इंटरस्टेशियल स्पेस में यानी वॉइड स्पेस में पार्टिकल आ जाए या फिर डिफरेंट पार्टिकल आ जाए फ्रॉम द पेरेंट एटम जो है इससे डिफरेंट, पेरेंट जो सॉलिड है इससे डिफरेंट पार्टिकल आ जाए, तो इस तरीके से क्रिएट होता है डिफेक्ट। इसे इम्परफेक्शन भी कहते हैं। इम्परफेक्शन यानी परफेक्ट नहीं है, जो चीज परफेक्ट नहीं है वो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट है यानी कुछ तो अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ नया पार्टिकल आ रहा है, इस तरीके से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है ये हमें डिफेक्ट्स पढ़ना है इन दिस टॉपिक। अब इस तरीके से जो डिफेक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, डिफेक्ट्स फॉर्म कब होते हैं? जब सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन होता है, जब सॉलिड फॉर्म होने वाला होता है तब इस तरीके के डिफेक्ट होते हैं, या फिर हीटिंग से भी इस तरीके के डिफेक्ट होते हैं, या फिर हम खुद से कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब खुद से कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट करने का एग्जांपल अगर देखें तो अलॉयज। खुद से डिफेक्ट करने का अगर एग्जांपल देखें तो अलॉय, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या फिर कुछ डिफरेंट क्वालिटीज के लिए हम फॉर्म करते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो कुछ डिफेक्ट्स खुद से होते हैं, कुछ हम अपने तरीके से फॉर्म करते हैं, हमारी जो नीड है उस तरीके से फॉर्म करते हैं। अब अलॉयज अगर देखें तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए ब्रास या फिर स्टील। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। सो ये हमने हमारे नीड के लिए फॉर्म किया है कॉपर एंड जिंक अलॉय। ये सभी एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं। तो डिफेक्ट्स किस लिए हो रहे हैं? या तो हम खुद से करा रहे हैं या फिर ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन जब सॉलिड फॉर्म हो रहा है तब डिफेक्ट आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं। अब टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स अगर देखें, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कौन से आ जाएंगे तो देख सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट फर्स्ट आ गया, पॉइंट डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट अगर देखें तो पॉइंट डिफेक्ट, फिर आ जाएगा दैट इज लाइन डिफेक्ट, एंड नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज प्लेन डिफेक्ट। सो इस तरीके से आपको पढ़ने थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। इनमें अगर इंपॉर्टेंट डिफेक्ट हमें देखें, इस चैप्टर में हमें दिया गया है ओनली पॉइंट डिफेक्ट। सो थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में से इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट, एंड जो क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे पॉइंट डिफेक्ट पर। सो पॉइंट डिफेक्ट हमें गिवन है हमारे चैप्टर में, तो पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है?
पॉइंट डिफेक्ट को समझने के लिए आपको, जब हमने स्टार्ट में चैप्टर को स्टार्ट किया था तब यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। यूनिट सेल से पहले पढ़ा था हमने लैटिस, बेसिस, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए लैटिस, बेसिस पढ़ा था। सो लैटिस पॉइंट्स थे जिन्हें हम 3 डायमेंशन में अरेंज करते थे, एंड बेसिस थे जो पार्टिकल्स हम उन 3 डायमेंशनल पॉइंट्स पर अरेंज करते थे। सो हमने लैटिस कहा था 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स को, एंड वहां पर अगर पार्टिकल्स अरेंज कर रहे हैं उसे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हमने कहा था बेसिस। तो इस तरीके से लैटिस प्लस बेसिस मिला के हमारा सॉलिड बनता है। अब लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट में जब डिफेक्ट आता है उसे डिफेक्ट कहेंगे, उस डिफेक्ट को कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। जो लैटिस पॉइंट्स है उन पर जो बेसिस अरेंज हो रहा है, जो हमारे लैटिस पॉइंट्स है उन पर जो बेसिस अरेंज हो रहा है उसमें अगर डिफेक्ट आ रहा है तो उसे कहेंगे हम पॉइंट डिफेक्ट, यानी बेसिस पर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स जो है वहां पर आने वाला डिफेक्ट। अब देख सकते हैं लैटिस पॉइंट्स जो है वहां पर बेसिस जो अरेंज होते हैं उनमें आने वाला डिफेक्ट उसे कहते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट में अगर देखें, फिर से पॉइंट डिफेक्ट में टाइप्स है, 3 मेन टाइप्स होंगे इसमें। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सो स्टोइकियोमेट्रिक आ जाएगा, फिर आएगा इम्प्योरिटी, स्टोइकियोमेट्रिक, फिर आएगा इम्प्योरिटी, एंड फिर आएगा दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। इस तरीके से आपको 3 मेन डिफेक्ट्स पढ़ने हैं इन केस ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट देखा हमने पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, फिर हम देखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब साइकोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहेंगे? अब साइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं जो रेशो ऑफ एटम्स एंड आयंस है। देख सकते हैं रेशो ऑफ एटम्स और आयंस। स्टोइकियोमेट्रिक के लिए फर्स्ट डिफेक्ट के लिए देख रहे हैं हम रेशो ऑफ एटम्स है या फिर रेशो ऑफ आयंस है, और रेशो ऑफ आयंस है ए चेंज नहीं हो रहा है। रेशो ऑफ एटम्स या फिर आयंस है, ए चेंज नहीं हो रहा है। सपोज करिए अब आयंस है, आयंस यानी 2 टाइप्स ऑफ आयंस होंगे, कटायंस एंड अनायंस। अब कटायंस एंड अनायंस, अब अगर हम कोई भी सॉलिड देखे तो सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सॉलिड होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जो सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उसमें कटायंस एंड अनायंस सेम रेशो में होंगे, बिकॉज वहां पर गिवन जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है, एंड वहां पर कटायंस एंड अनायंस एक रेशो में होंगे। अब जब डिफेक्ट भी आता है, डिफेक्ट भी आएगा, किसी भी तरीके का डिफेक्ट आ जाए, स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, सॉलिड की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, सॉलिड ऑलवेज न्यूट्रल होगा। अब अगर सॉलिड न्यूट्रल है तो वहां पर आने वाले डिफेक्ट से स्टोइकियोमेट्रिक में जो रेशो ऑफ आयंस है इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, रेशो ऑफ एटम्स है इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन केस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहती है स्टोइकियोमेट्रिक में, इम्प्योरिटी में, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में, और वहां पर जो रेशो ऑफ आयंस है, रेशो ऑफ एटम्स है, ये भी मेंटेन रहेगा इन केस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक। अब रेशो ऑफ आयंस फॉर एग्जांपल ले लीजिए, 2 कटायंस के लिए 1 अनायन है, 2 कटायंस के लिए 1 अनायन है, यानी जब 2 कटायंस आते हैं तब 1 अनायन आता है। इस तरीके से 2 कटायंस आ रहे हैं एंड 1 अनायन आ रहा है, इस तरीके का अगर 2:1 का रेशो है, डिफेक्ट आने के बाद भी वहां पर रेशो रहेगा मेंटेन, और वो रेशो रहेगा 2:1 का। रेशो ऑफ एटम्स है, समझ लीजिए एक केमिकल फॉर्म हो रहा है जो 2 एटम्स से फॉर्म हो रहा है, 2 एटम्स से फॉर्म होने वाला सॉलिड है। अब उस 2 एटम्स का भी रेशो होगा, वो रेशो भी रहता है मेंटेन इन केस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक, इन केस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक ये रेशो रहेगा मेंटेन। अगर रेशो चेंज नहीं हो रहा है तो उस डिफेक्ट को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। फिर अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इसके अपोजिट हो जाएगा, जहां पर रेशो ऑफ एटम्स, रेशो ऑफ एटम्स और आयंस चेंज हो जाएगा। रेशो ऑफ एटम्स और आयंस जब चेंज होता है तब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, जब चेंज नहीं हो रहा है तब स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के वक्त रेशो ऑफ एटम्स हो, आयंस हो चेंज हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक के वक्त रेशो ऑफ एटम्स हो, आयंस हो चेंज नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपको नाम से याद चल जाएगा, देख सकते हैं प्योर, प्योरिटी मीन्स कंप्लीटली प्योर है। अब कंप्लीटली प्योर है मीन्स जो सॉलिड है वहां पर उसी तरीके के एटम्स प्रेजेंट है,
बट डिफरेंट अगर एटम्स आ रहे हैं, डिफरेंट आयंस आ रहे हैं, तो उसे कहते हैं इम्प्यूरिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा, सपोज कर लीजिए आयरन का बना हुआ सॉलिड है। अब आयरन का सॉलिड है तो सभी एटम्स आयरन के होंगे, बट यहाँ पर एटम्स डिफरेंट देन आयरन आ रहे हैं, एटम्स डिफरेंट देन आयरन आ रहे हैं, तो उसे कहते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी मीन्स जो प्यूरिटी है वो डिस्टर्ब होगी, उससे क्रिएट होगा डिफेक्ट, और उसे कहते हैं हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आते हैं अदर देन द पेरेंट एटम। पेरेंट मीन्स जिससे वो फॉर्म हो रहा है, होस्ट एटम, और उसे कहते हैं होस्ट। होस्ट मीन्स ऑर्गेनाइज करने वाला। होस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पर सॉलिड किसने ऑर्गेनाइज किया? आयरन ने। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आ रहे आयरन में, तो उसे कहेंगे हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सो फर्स्ट हमने देखा डिफेक्ट्स क्या है। डिफेक्ट्स क्या है? तो ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड अगर वहां पर कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, इम्परफेक्शन आ रहा है, तो उसे डिफेक्ट इन सॉलिड कहेंगे। अब इसमें हमने थ्री मेन टाइप्स ऑफ देखे, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, जिसमें जो हमें मेनली पढ़ना है इस वाले चैप्टर में, पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट अगर देखे तो जो लैटिस पॉइंट्स पर बेसिस की अरेंजमेंट होती है, उसमें जब डिफेक्ट आता है बेसिस के अरेंजमेंट में, उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट में मेनली स्टाइकोमेट्रिक, इम्प्यूरिटी, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक जो रेशो ऑफ एटम्स है, कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जो एटम से हो रहा है, उन एटम्स का रेशो रहेगा सेम। या फिर रेशो ऑफ आयंस है, वो रेशो ऑफ आयंस रहेगा सेम। रेशो ऑफ एटम्स चेंज नहीं होगा, रेशो ऑफ आयंस चेंज नहीं होगा, बट वहां पर कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो स्टाइकोमेट्रिक। यहाँ पर नॉन स्टाइकोमेट्रिक जो रेशो ऑफ एटम्स है, आयंस है, वो भी चेंज हो सकता है, उसे कहेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक। फिर कहेंगे इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी मीन्स प्यूरिटी ही डिस्टर्ब हो रही है, जो सॉलिड की प्यूरिटी है वही डिस्टर्ब हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आ रहे हैं, तो उसे कहेंगे इम्प्यूरिटी। इस तरीके से थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हमने मेनली पढ़े। अब इनमें भी सब टाइप्स है, तो इस तरीके से इनके भी सब टाइप्स पढ़ेंगे। बट मोस्ट आपको जो चीज याद में रखना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किसी भी डिफेक्ट की वजह से डिस्टर्ब नहीं होती है। जो भी सॉलिड होगा ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सो नेक्स्ट हमें देखना है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब साइकोमेट्रिक डिफेक्ट में देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ साइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट आ जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। साइकोमेट्रिक डिफेक्ट में फर्स्ट डिफेक्ट आएगा वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट देख सकते हैं आप, वैकेंसी के बाद आएगा इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, या फिर इसे सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट आएगा स्कॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट आएगा स्कॉटकी डिफेक्ट। एंड फोर्थ आ जाएगा हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। सो इस तरीके से यहाँ पर फोर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आ रहे हैं, वैकेंसी, इंटरस्टेशियल या फिर सेल्फ इंटरस्टेशियल हम कहते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट्स के बारे में। वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स ये डिपेंड करता है एटम्स पर, और वही अगर देखें स्कॉटकी एंड फ्रेंकल ये डिफेक्ट डिपेंड करता है आयंस पर। वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट एटम्स पर डिपेंड करता है, वही स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट डिपेंड करता है आयंस पर। वैकेंसी डिफेक्ट में अगर देखें तो एटम्स के अरेंजमेंट पर, एंड सेल्फ इंटरस्टेशियल फिर भी ये भी आएगा एटम्स पर। स्कॉटकी डिफेक्ट डिपेंड करता है आयंस, फ्रेंकल डिफेक्ट डिपेंड करता है आयंस पर। अब यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट की तरह होगा स्कॉटकी डिफेक्ट, एंड सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट की तरह होगा फ्रेंकल डिफेक्ट। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, एटम्स पर डिपेंड करता है एंड ये डिपेंड करता है आयंस पर। सो फर्स्ट देख लेते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जब भी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हो रही है, ड्यूरिंग पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होगा, जो पार्टिकल होगा फ्रॉम इट्स स्पेस, इसके स्पेस से जब पार्टिकल्स को हम अरेंज करते हैं, फ्रॉम इट्स पार्टिकल मिस हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहां से पार्टिकल मिस हुआ, यहाँ पर पार्टिकल मिस हो रहा है, सो यहाँ पर आ रहा है मिसिंग पार्टिकल। पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वहां पर उस अरेंजमेंट में मिसिंग पार्टिकल अगर आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 4 पार्टिकल्स हमने दिखा, बट यहाँ पर है 1 2 एंड 3, इस लाइन से यहाँ पर जो पार्टिकल है वो मिस हो गया। यहाँ पर
इस लाइन में ये जो पार्टिकल है मिस हो गया। इस तरीके से पार्टिकल्स अगर मिस हो रहे तो यहाँ पर क्रिएट होती है वैकेंट स्पेस, यहाँ पर वैकेंट स्पेस क्रिएट हुई और इसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। जब क्रिएट होती है वैकेंट स्पेस उसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल की अरेंजमेंट हो रही है तब पार्टिकल्स मिस हो जाए फ्रॉम इट्स स्पेस, अपनी स्पेस से पार्टिकल अगर मिस कर जाए तो उस डिफेक्ट को कहते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिएट होती है वैकेंट स्पेस, वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिएट होती है वैकेंट स्पेस, वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिएट होती है वैकेंट स्पेस। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंट स्पेस क्रिएट हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंट स्पेस क्रिएट हो रही है और वैकेंट स्पेस क्रिएट होने से यहाँ पर बन रहा है वैकेंसी डिफेक्ट। सो देख सकते हैं अब वैकेंसी डिफेक्ट हो जो होगा वो होता है ड्यूरिंग हीटिंग, ड्यूरिंग हीटिंग भी होता है, हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड के वक्त भी होता है। एंड वैकेंसी डिफेक्ट ड्यूरिंग हीटिंग, जब हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं तब भी हो सकता है वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट में अगर देखें तो पार्टिकल मिस कर रहा है और अगर पार्टिकल मिस कर रहा है यानी यहाँ पर मास डिक्रीज होगा। पार्टिकल मिस कर रहा है इसका मीनिंग क्या होगा, मास डिक्रीज होगा। मास डिक्रीज हो रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर लिख देते हैं मास होगा डिक्रीज। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन से मिस कर रहा है तो मास डिक्रीज होगा। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम रहेगा सेम, वॉल्यूम सेम रहता है, मास डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहां से डेंसिटी, यहां से हमें बताना है डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम है सेम मास है डिक्रीज, सो डेंसिटी अगर देखे तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ पर वॉल्यूम सेम है, मास अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर डेंसिटी भी होगी डिक्रीज। सो ड्यूरिंग वैकेंसी डिफेक्ट आप कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। सो यहाँ पर आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर है, मिसिंग पार्टिकल हो रहा है, पार्टिकल अगर मिस हो रहा है तब वैकेंट स्पेस क्रिएट हो रही है एंड वैकेंट स्पेस से हो रहा है वैकेंसी डिफेक्ट। ड्यूरिंग हीटिंग भी आपको ये डिफेक्ट मिल जाएगा देखने को, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो जाती है डिक्रीज। इतने पॉइंट्स आपको वैकेंसी डिफेक्ट में याद रखना है, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट हम पढ़ेंगे सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। अब सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में क्या होगा तो देख सकते हैं ड्यूरिंग सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, यहाँ पर हमें टू टाइप्स ऑफ सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट अब टू टाइप्स में किस तरीके से देखने को मिलेगा तो देख सकते हैं। अब अरेंजमेंट हो गए पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल्स है अरेंज हो गए हैं। अब ड्यूरिंग पार्टिकल की अरेंजमेंट एन एक्स्ट्रा पार्टिकल, अब कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहा है, अब ये एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस और इस स्पेस को कहते हैं हम इंटरस्टेशियल स्पेस। इंटरस्टेशियल स्पेस का मीनिंग क्या होगा तो हमने पढ़ा इंटरस्टेशियल स्पेस को, इंटरस्टेशियल स्पेस सेम होता है वॉइड स्पेस, वॉइड स्पेस को ही हम कहेंगे इंटरस्टेशियल स्पेस। अब हमने वॉइड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कुछ स्पेस ऐसी होती है जो पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं होती है, वहां पर कुछ स्पेस रिमेनिंग रहती है जो ऑक्यूपाई नहीं होती है, उस स्पेस को हम कहते हैं वॉइड स्पेस या फिर वॉइड वॉल्यूम भी हमने कहा। और सॉलिड के अरेंजमेंट के ड्यूरिंग ऐसी स्पेस होगी और वहां पर अगर पार्टिकल आ रहा है तो इसे कहेंगे इंटरस्टेशियल स्पेस पर पार्टिकल आ रहा है, यानी वॉइड स्पेस पर जो पार्टिकल्स आते हैं उन्हें ही कहते हैं हम इंटरस्टेशियल स्पेस पर आने वाला पार्टिकल। अब एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहा है, एक्स्ट्रा पार्टिकल अगर इंटरस्टेशियल स्पेस में आ रहा है तो उसे कहेंगे हम सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। अब ये पार्टिकल जो होगा एक्स्ट्रा पार्टिकल होगा इन द इंटरस्टेशियल स्पेस, एक्स्ट्रा पार्टिकल लिख देते पहले, इंटरस्टेशियल स्पेस में आ गया। अब ये जो आने वाला एक्स्ट्रा पार्टिकल है ये सिमिलर होगा जो पार्टिकल्स पहले से ही सॉलिड में प्रेजेंट है, मींस सॉलिड में पहले से ही जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है इनसे सेम पार्टिकल आएगा इन केस ऑफ इंटरस्टेशियल स्पेस। इंटरस्टेशियल स्पेस में सेम पार्टिकल आएगा जो पार्टिकल्स ऑलरेडी सॉलिड में प्रेजेंट है, तो इसे कहेंगे सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। अब नेक्स्ट टाइप अगर देखिए इसमें तो देख सकते हैं सॉलिड की अरेंजमेंट होगी, सॉलिड की अरेंजमेंट में पार्टिकल्स आ गए एंड ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अगर देखे सेम सॉलिड में से एक पार्टिकल मिस करेगा
और ए जाएगा इंटरस्टेशियल स्पेस में। तो देख सकते हैं एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहा है, तब भी सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहेंगे। सेम पार्टिकल, सेम सॉलिड से पार्टिकल निकलकर इंटरस्टेशियल स्पेस में जा रहा है, तब भी कहेंगे सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। अब यहां से क्या किया, पार्टिकल मिस हुआ तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी, एंड इंटरस्टेशियल स्पेस में गया तो इसे कहेंगे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। सो वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट भी हो रहा है, तो इसे कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं आप, वैकेंसी प्लस इंटरस्टेशियल डिफेक्ट का। इंटरस्टेशियल प्लस वैकेंसी डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन भी इसे आप कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल मिस हो रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एंड इंटरस्टेशियल स्पेस में जा रहा है, तो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट प्लस वैकेंसी डिफेक्ट का हो जाएगा कॉम्बिनेशन। सो इस तरीके से आप देखेंगे सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट के टू टाइप्स। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा पार्टिकल आने की वजह से, एक्स्ट्रा पार्टिकल आने की वजह से मास बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑलवेज रहता है सेम, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज वॉल्यूम एक बार पार्टिकल सेट हो गया, एक बार सॉलिड पार्टिकल नहीं, एक बार सॉलिड सेट हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर मास चेंज हो रहा है बिकॉज एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहा है। एंड डेंसिटी पर अगर डिफरेंस देखे तो मास अपॉन वॉल्यूम है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, वॉल्यूम सेम है। सो इस केस में, फर्स्ट केस में डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करने वाली है, बिकॉज एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहा है, एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से मास बढ़ेगा एंड मास बढ़ने की वजह से बढ़ेगी डेंसिटी। यहाँ पर अगर देखें डेंसिटी, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं आ रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग है मास चेंज नहीं होगा, मास सेम रहेगा। यहाँ पर मास सेम, यम सेम, वी सेम, वॉल्यूम सेम, मास सेम। यहाँ पर अगर देखें यम मीन्स मास, मास सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल सिर्फ रीअरेंज हो रहा है, ओरिजिनल पोजीशन से जा रहा है इंटरस्टेशियल स्पेस में। सो कोई पार्टिकल बाहर से नहीं आया, कोई पार्टिकल बाहर नहीं गया, तो मास सेम रहेगा, वॉल्यूम तो सेम रहता ही, और डेंसिटी भी रहेगी सेम। डेंसिटी में किसी तरीके का चेंज इस डिफेक्ट में नहीं देखने को मिलेगा। सो हमने देखा वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। सो देख सकते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फर्स्ट हमने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में टू टाइप्स होते हैं, एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। सो फर्स्ट पढ़ेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। सो फर्स्ट जो हमारा डिफेक्ट होने वाला है स्कॉटकी डिफेक्ट। एंड स्कॉटकी डिफेक्ट डिपेंड करता है उन सॉलिड पर जो कंटेन करते हैं कैटायंस एंड अनायंस। तो देख सकते हैं आगे हमारा कैटायन, फिर कैटायन के बाद आएगा दैट इज अनायन, फिर से आएगा दैट इज कैटायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड अनायन इज निगेटिवली चार्ज आयन। कैटायन के साथ अनायन आएगा, फिर देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा कैटायन। यहाँ पर देख सकते हैं कैटायन के नीचे आपको लिखना है अनायन, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा अनायन एंड यहाँ पर आ जाएगा अनायन। यहाँ पर देख सकते हैं अनायन के नीचे आ जाएगा कैटायन, अनायन के नीचे आ जाएगा कैटायन। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकेस अगर आप एमएसटी सीटी के लिए पढ़ रहे हैं। बाद में देख सकते हैं यहाँ पर अनायन के नीचे फिर से कैटायन आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा कैटायन एंड यहाँ पर आ जाएगा कैटायन, फिर यहाँ पर आएगा दैट इज अनायन एंड यहाँ पर आएगा अनायन। फिर से देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा अनायन, यहाँ पर आ जाएगा अनायन एंड यहाँ पर आ जाएगा अनायन। यहाँ पर देख सकते हैं फिर आएगा यहाँ पर कैटायन एंड यहाँ पर आएगा कैटायन। तो देख सकते हैं कैटायन के साइड में अनायन, अनायन के साइड में कैटायन, कैटायन के साइड में अनायन, अनायन के साइड में कैटायन। यहाँ पर कैटायन के नीचे अनायन, अनायन के नीचे कैटायन, कैटायन के नीचे अनायन। इस तरीके से आपको ड्रॉ करते जाना है अगर आपको ड्रॉ दिखाना है स्कॉटकी डिफेक्ट। अब स्कॉटकी डिफेक्ट में अगर देखें तो फिर से हमने बताया था आपको, जैसे फर्स्ट वीडियो में ही बताया था हमने डिफेक्ट्स के, स्कॉटकी डिफेक्ट सिमिलर होता है वैकेंसी डिफेक्ट के साथ। ओनली यहाँ पर डिफरेंस है, ये डिफेक्ट आता है कैटायंस एंड अनायंस, जो सॉलिड कंटेन करते हैं कैटायंस एंड अनायंस, मींस जो सॉलिड कैटायंस एंड अनायंस से बने उनमें स्कॉटकी डिफेक्ट आता है। वही जो वैकेंसी डिफेक्ट आता है जो बने एटम से। तो इतना डिफरेंस है सिर्फ।
यहाँ पर भी वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था, तो अपनी पोजीशन से पार्टिकल मिस करता है। वैकेंसी डिफेक्ट में पार्टिकल अपनी पोजीशन से, ओरिजिनल साइड से, रेगुलर साइड से मिस करेगा। तो यहाँ पर भी सिमिलर वैकेंसी डिफेक्ट में एटम मिस करता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में मिस करेंगे कैटायंस एंड अनायंस बोथ। ओनली कैटायंस नो, ओनली अनायंस नो, कैटायंस एंड अनायंस बोथ। कैटायंस भी मिस करेंगे एंड अनायंस भी मिस करेंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन से। देख सकते हैं यहाँ पर कैटायन वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हुई, अनायन वैकेंसी, अनायन मिस करा तो अनायन वैकेंसी, अनायन वैकेंसी क्रिएट हुई, यहाँ पर क्रिएट हुई कैटायन वैकेंसी। यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट हो रही है कैटायन वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी एंड अनायन वैकेंसी, इस टाइप से 2 वैकेंसीज क्रिएट हुई। एंड यहाँ पर जहां से पार्टिकल्स मिक्स होता है वहां पर क्रिएट होते हैं होल्स, जहां से पार्टिकल्स मिस होते हैं वहां से क्रिएट होता है होल्स। कैटायंस एंड अनायंस सेम नंबर में मिस होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सो जो भी सॉलिड होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, डिफेक्ट आएगा फिर भी इलेक्ट्रिकली होगा न्यूट्रल। सो यहाँ पर कैटायंस एंड अनायंस सेम मिस होंगे, तो सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस मिस होंगे, तो यहाँ पर जो सॉलिड है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। तो देख सकते हैं डिफेक्ट आने के बाद भी यहाँ पर जो सॉलिड है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस इक्वली लॉस होंगे। जितने नंबर ऑफ कैटायंस लॉस होंगे, नंबर ऑफ कैटायंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैटायंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनायंस, लॉस जो भी होगा नंबर ऑफ कैटायंस इक्वल्स टू अनायंस, मींस सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस होंगे लॉस। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्कॉटकी डिफेक्ट में कैटायंस एंड अनायंस लॉस होते हैं, और कैटायंस एंड अनायंस लॉस होने से वहां पर क्रिएट होती है वैकेंसीज, इन्हें हम होल्स भी कहते हैं। जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ अनायंस सेम नंबर में मिस होता है, इसीलिए जो हमारा सॉलिड होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो डेंसिटी। अब यहाँ पर देखेंगे पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल साइड से मिस हो रहे हैं, पार्टिकल मिस हो रहे हैं तो मास डिक्रीज करेगा। मास अगर डिक्रीज कर रहा है, मास जब भी डिक्रीज करता है वॉल्यूम तो सेम होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। डिफेक्ट आने से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम रहेगा सेम, वॉल्यूम सेम रह रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए डेंसिटी होगी डिक्रीज, बिकॉज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, इसीलिए मास डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी भी डिक्रीज करेगी। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज करेगी, बिकॉज मास डिक्रीज हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है बिकॉज पार्टिकल मिस हो रहे हैं, एंड जो हमारा सॉलिड है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, बिकॉज सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस मिस हो रहे हैं, तो चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे एंड सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और इसे ही कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन केस ऑफ बोर्ड, बोर्ड की पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। और देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखना है कंडीशंस। कंडीशंस क्या है फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट? स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए कंडीशंस अगर देखें तो फर्स्ट कंडीशन हाई डिग्री आयनिक कैरेक्टर चाहिए। फर्स्ट कंडीशन अगर देखें तो हाई डिग्री आयनिक कैरेक्टर चाहिए। अब हाई डिग्री आयनिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या होगा? तो जो नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस है उनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ग्रेटर चाहिए। कोऑर्डिनेशन ग्रेटर चाहिए मींस नंबर ऑफ कैटायंस के साथ नंबर ऑफ अनायंस का जो कोऑर्डिनेशन है ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर नंबर ऑफ अनायंस को अनायंस के साइड में कैटायंस चाहिए, ग्रेटर नंबर ऑफ कैटायंस के साइड में अनायंस चाहिए, तो हाई डिग्री आयनिक कैरेक्टर आ गया। हाई डिग्री आयनिक कैरेक्टर का मीनिंग यही है, यहाँ पर कैटायंस एंड अनायंस का नंबर ग्रेटर चाहिए, इसी को कहेंगे हाई डिग्री आयनिक कैरेक्टर, ग्रेटर नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो डेंसिटी रेशियो ऑफ देख सकते हैं आप रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ अनायन। रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ अनायन का जो रेशियो है ये चाहिए हमें बिलो यूनिटी। तो देख सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ अनायन नॉट फार बिलो यूनिटी, ये जो रेशियो होना चाहिए नॉट फार बिलो यूनिटी, यूनिटी से बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। यूनिटी का मीनिंग आ गया 1, यूनिटी का मीनिंग आ गया 1, मीन्स जो रेशियो ऑफ कैटायन टू अनायन है ये नॉट फार बिलो यूनिटी, मीन्स यूनिटी से बहुत ज्यादा कम नहीं चाहिए, यानी जो साइज है कैटायंस एंड अनायंस का साइज है वो नियरली सेम होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन आ रहा है यहाँ पर। रेडियस ऑफ कैटायन से डिसाइड होगा कैटायन का साइज, रेडियस ऑफ अनायन से डिसाइड होगा अनायन का साइज, एंड दोनों के साइज में अगर डिफरेंस कम है
तो भी ये रेशियो जो है यूनिटी से बहुत ज्यादा कम नहीं जाएगा। अगर अनायन का साइज बहुत ग्रेटर है, कटायन का साइज स्मॉल है, तो ये रेशियो यूनिटी से बहुत कम जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो ये रेशियो नॉट फार बिलो यूनिटी होगा। और वही से देख सकते हैं हम, रेडियस ऑफ कटायन एंड अनायन का साइज ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है स्कॉट की डिफेक्ट के। और इसके बाद हम देखेंगे दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देख सकते हैं स्कॉट के डिफेक्ट में हमने देखा पार्टिकल्स मिस हो रहे, पार्टिकल्स यानी कटायंस एंड अनायंस मिस हो रहे। कटायंस एंड अनायंस मिस होने से वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इन्हें होल्स भी कहते हैं, होल्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा बिकॉज कटायंस एंड अनायंस सेम नंबर में मिस हो गए। फिर हमने देखा मास डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ पार्टिकल मिस हो रहे हैं, पार्टिकल यानी कटायन एंड अनायन, कटायन एंड अनायन मिस हो रहे हैं, इसीलिए मास डिक्रीज होगा। मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, और डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इन्हीं कहे हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। वन आ गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सेकंड आ गया डेंसिटी लेस हो रही है। फिर हमने देखा दैट इज कंडीशंस क्या है, तो हाई डिग्री आयनिक कैरेक्टर चाहिए, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस ग्रेटर चाहिए। कटायंस एंड अनायंस, कटायंस के साइड में अनायंस ग्रेटर नंबर में चाहिए, अनायन के साइड में कटायंस ग्रेटर नंबर में चाहिए, उसी से बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर। फिर हमने पढ़ा रेडियस ऑफ कटायन टू रेडियस ऑफ अनायन का जो रेशियो है नॉट फार बिलो यूनिटी, यूनिटी से बहुत ज्यादा कम नहीं चाहिए, आंसर 1 के आसपास आना चाहिए। और 1 के आसपास आंसर तभी आएगा जब दोनों का जो साइज है, दोनों का जो वैल्यू है सेम होगा, दोनों का वैल्यू नियरली सेम होगा, तभी आंसर जो है वो 1 के पास आएगा। अब दोनों का साइज सेम है, मीन्स दोनों का रेडियस ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए कटायंस एंड अनायंस का साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। इतने सारे पॉइंट्स आपको याद में रखने अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। सो नेक्स्ट डिफेक्ट हम देखेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट में साइज ऑफ कटायन जो होने वाला है वो स्मॉलर होने वाला है एज कंपेयर टू अनायंस। सो हमने देखा स्कॉटकी डिफेक्ट में नियरली साइज सेम होता है, बट इन केस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट जो साइज ऑफ कटायन होने वाला है वो स्मॉलर होने वाला है एज कंपेयर टू अनायंस। अनायंस का साइज ग्रेटर होगा देन द कटायन। और ऐसे सॉलिड्स में दिखता है हमें फ्रेंकल डिफेक्ट। सो कटायंस एंड अनायंस होंगे, साइज ऑफ कटायन स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू अनायन। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया दैट इज कटायंस एंड अनायन से बना हुआ सॉलिड। अब यहाँ पर जब डिफेक्ट आता है, अब इसी तरीके से आपको ड्रॉ करते जाना है कटायंस एंड अनायंस को। देख सकते हैं कटायन के नीचे अनायन, अनायन के नीचे फिर से आएगा कटायन, कटायन के साइड में अनायन, अनायन के साइड में कटायन। इस तरीके से अगर ड्रॉ करते जाएंगे तो फॉर्म होगा एक सॉलिड। अब यहाँ पर इस फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट में जो कटायन है, फ्रेंकल डिफेक्ट में जो कटायन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मिस कर जाता है एंड ओरिजिनल पोजीशन से मिस कर वो जाता है इंटरस्टेशियल स्पेस में। ओरिजिनल पोजीशन से निकलता है अपने एंड इंटरस्टेशियल स्पेस में जाकर रहता है, उस डिफेक्ट को कहेंगे हम दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर एक कटायन है, एक कटायन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मिस करेगा, मिस कर ये जाएगा इंटरस्टेशियल स्पेस में। इंटरस्टेशियल स्पेस हमने देखा है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट के वक्त दैट इज वॉइड स्पेस। वॉइड स्पेस में जाकर कटायन बन जाएगा। देख सकते हैं जो वॉइड स्पेस होती है सॉलिड में, वॉइड स्पेस को ही हम कहेंगे इंटरस्टेशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर एक अपना जो कटायन है, कटायन अपने सॉलिड में से निकलकर इंटरस्टेशियल स्पेस में जाएगा। इंटरस्टेशियल कटायन, इसे कहेंगे इंटरस्टेशियल कटायन। और कटायन एट इंटरस्टेशियल स्पेस भी कह सकते हैं, कटायन एट इंटरस्टेशियल स्पेस। सो एक कटायन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से निकल रहा है, यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन थी कटायन की, यहाँ से निकलकर कहा गया इंटरस्टेशियल स्पेस में गया। इंटरस्टेशियल स्पेस में अगर जा रहा है तो उसे कहेंगे हम दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। अब यही अगर एटम होता अपने ओरिजिनल पोजीशन से निकलता इंटरस्टेशियल स्पेस में जाता तो उसे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहते हैं, बट इन केस ऑफ कटायन एंड अनायन इसे कहेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। कटायन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से निकलेगा एंड इंटरस्टेशियल स्पेस में जाएगा। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, तो स्मॉलर साइज ऑफ कटायंस, कटायंस का साइज क्या होगा
स्मॉलर साइज ऑफ कटायंस होंगे एज कंपेयर टू अनायंस। अनायंस के कंपैरिजन में कटायंस का साइज स्मॉलर होगा, इसी की वजह से डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन साइजेस ऑफ कटायन एंड अनायन। स्मॉलर साइज है कटायन का, सो डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायंस एंड अनायंस। कटायंस एंड अनायंस की साइज में आ जाएगा डिफरेंट, डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायंस एंड अनायंस। कटायंस एंड अनायंस की साइज में आएगा डिफरेंस। बाद में अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर फिर से अगर देखेंगे पार्टिकल इस वाले सॉलिड से बाहर नहीं निकल रहा है, इंटरस्टेशियल स्पेस में जा रहा है, सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी बिकॉज पार्टिकल अंदर से, कोई पार्टिकल बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, कोई पार्टिकल अंदर से बाहर नहीं जा रहा है, सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। एंड यहाँ पर अगर देखें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस, इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी मेंटेन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है बिकॉज कोई पार्टिकल या फिर कोई कटायन या अनायन बाहर से नहीं आ रहा है, यहाँ पर कटायन एंड अनायन बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, रिप्लेस करने से अच्छा कहेंगे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन से निकलकर इंटरस्टेशियल स्पेस में जा रहा है, सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। बाद में अगर देखें डेंसिटी अगर देखें तो ये दोनों पॉइंट्स आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में, आप याद रख सकते हैं अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों पॉइंट आएंगे कॉन्सिक्वेंसेस में। एक तो पॉइंट आ गया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का, दूसरा पॉइंट आ गया डेंसिटी का। सो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज, डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज। अब डेंसिटी अनचेंज क्यों है? बिकॉज यहाँ पर फिर से वही पॉइंट, कोई कटायन एंड अनायन बाहर से नहीं आ रहा है, कोई कटायन एंड अनायन बाहर नहीं जा रहा है, इसीलिए मास डिक्रीज भी नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, मास अनचेंज होगा, मास चेंज नहीं होने वाला है बिकॉज फिर से वही होने वाला है, कोई भी कटायन एंड अनायन बाहर से नहीं आ रहा है, कोई कटायन अनायन बाहर नहीं जा रहा है, सो मास अनचेंज होगा, सो डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज। इतने पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं इन केस अगर आप ट्रिंकल डिफेक्ट को पढ़ रहे हैं। आपको फर्स्ट याद में रखना है स्मॉलर साइज ऑफ कटायंस, कटायंस का साइज स्मॉलर होता है, मींस डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायंस एंड अनायंस। कटायंस एंड अनायंस की साइज में डिफरेंस होगा, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है? जब इक्वल कटायंस एंड अनायंस है। बाद में आपको रखना है मास अनचेंज है बिकॉज कोई भी कटायन एंड अनायन बाहर से नहीं आ रहा है, कोई कटायन अनायन बाहर नहीं जा रहा है, मास अनचेंज है तो डेंसिटी भी रहेगी अनचेंज। इतने पॉइंट्स आपको इन केस ऑफ रिंकल डिफेक्ट याद रखना है। सो ये थे हमारे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। एंड साइकोमेट्रिक डिफेक्ट को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो देख सकते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में फिर से हमें टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट पढ़ना है। एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट अगर देखें तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज, एंड नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज इंटरस्टेशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इन 3 डिफेक्ट्स को हमें पढ़ना है इन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, जिसका एग्जाम्पल भी होता है अलॉयज। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का एग्जाम्पल अगर देखें तो अलॉयज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब ये किस तरीके से होगा तो ये देखेंगे हम। तो अब हम फर्स्ट देखेंगे इम्प्यूरिटी क्या होता है। इम्प्यूरिटी, अब इम्प्यूरिटी मीन्स जब हम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट से देख लेते हैं थोड़ा। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने क्या किया? वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था? एटम मिस हो रहा था। फिर हमने पढ़ा इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में हमने देखा पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से निकल रहा है, मिस हो रहा है एंड इंटरस्टेशियल स्पेस में जा रहा है। उसमें सेकंड टाइप भी देखा हमने जहां पर पार्टिकल बाहर से आकर इंटरस्टेशियल स्पेस में आता है, लेकिन जो पार्टिकल बाहर से इंटरस्टेशियल स्पेस में आता है वो सिमिलर टाइप ऑफ होता है जिस तरीके के एटम्स पहले से ही सॉलिड में प्रेजेंट है। पहले से ही सॉलिड में प्रेजेंट होने वाले सेम पार्टिकल की तरह एक पार्टिकल इंटरस्टेशियल स्पेस में आएगा तो उसे कहते हैं इंटरस्टेशियल या फिर सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? तो सॉलिड जिससे बना है उससे डिफरेंट पार्टिकल, जिससे सॉलिड बना है उससे डिफरेंट पार्टिकल
इस सॉलिड में ऐड होने वाले हैं और इसीलिए हम कहते हैं इसे इम्प्योरिटी। प्योर मीन्स प्योर सॉलिड है, प्योर मीन्स सॉलिड प्योर है, उसमें एक ही तरीके के एटम्स हैं, सेम तरीके के एटम्स है, सेम तरीके के पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर डिफरेंट पार्टिकल आ रहे जो सॉलिड से बना है, जो सॉलिड बना है उससे डिफरेंट अगर पार्टिकल आ रहे हैं बाहर से, तो उसे कहेंगे हम इम्प्योर हुआ है। तो समझ सकते इसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में अब जो होस्ट एटम है, अब देख सकते हैं जिससे सॉलिड बना है उन्हें कहते हैं हम होस्ट एटम्स, जिससे सॉलिड बना है उन्हें कहेंगे हम होस्ट एटम्स। होस्ट एटम से सॉलिड बना है, सिमिलर आप देख सकते हैं होस्ट यानी जो पार्टी, समझ लीजिए एक पार्टी है, एक पार्टी को अरेंज करना है, एक पार्टी को अरेंज करना है तो वहां पर कुछ लोग अरेंज करेंगे, तो वो सभी लोग हो गए जिन्होंने अरेंज की पार्टी हो होस्ट हो गए। अब कोई बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है तो उन्हें कहेंगे हम फॉरेन, बाहर से आ रहा है कोई तो उन्हें कहेंगे हम फॉरेन, बाहर से आने वाले को हम कहते हैं फॉरेन। समझ लीजिए हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया में अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसे कहते हैं हम फॉरेनर। उसी तरीके से हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारा जो इंडिया है हमारे लिए होस्ट है, और जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए फॉरेन है। इसी तरीके से जो सॉलिड है, सॉलिड जिन पार्टिकल से बना है, सॉलिड जिन पार्टिकल से बना है वो सभी पार्टिकल्स इस सॉलिड के लिए होस्ट है। और जो बाहर से पार्टिकल आएंगे, देख सकते हैं जो बाहर से आने वाले पार्टिकल है, इन्हें पार्टिकल को रिप्लेस करके इन्हें कहेंगे हम फॉरेन पार्टिकल्स। इस तरीके से बनता है, दैट इज इम्प्योरिटी। होस्ट एटम में जब कोई फॉरेनर आता है, फॉरेन एटम्स आते हैं, उन्हें कहते हैं हम दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो देख सकते हैं इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट में फर्स्ट हमें देखना है सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हमें इतना तो पता चल गया इम्प्योरिटी है यानी सॉलिड से डिफरेंट, जो सॉलिड से होस्ट एटम से सॉलिड बना है उससे डिफरेंट पार्टिकल आने वाले, इसीलिए इसे कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लेकिन सब्स्टिट्यूशनल क्या है, सब्स्टिट्यूशनल क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशनल समझने के लिए फिर से आपको गेम्स की तरफ जाना होगा। अब गेम्स में जो भी गेम्स आपको पसंद है, क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स है। अब इन गेम्स में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो रहा है तो उसकी जगह पर दूसरे प्लेयर को लाया जाता है, उसे हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो रियल प्लेयर है उसे रिप्लेस करेगा जो पहले से टीम में था। समझ लीजिए क्रिकेट है, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स की टीम है, 11 प्लेयर्स की टीम है, तो ये जो 11 प्लेयर्स है इनकी जगह पर एक इंजर्ड हो गया, तो इन 11 प्लेयर में से एक इंजर्ड हो गया, उसे जो रिप्लेस करेगा, देख सकते हैं 10+1 ये सब्स्टिट्यूट किया गया, जो 11th प्लेयर है उसे सब्स्टिट्यूट किया गया, मींस एक को रिप्लेस कर दूसरे को लाया गया तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। किसी एक को रिप्लेस कर जब दूसरे को लाते हैं तो उसे कहेंगे हम सब्स्टिट्यूट। तो इसी तरीके से बनेगा सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ पर भी जो हमारा होस्ट एटम है जिससे सॉलिड बना है उस एटम को रिप्लेस कर डिफरेंट एटम लाया जाएगा और उसे कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल। तो देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम ब्रास, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम ब्रास। अब ब्रास जो अलॉय है, देख सकते हैं ब्रास, ब्रास जो अलॉय है ये बना है कॉपर एंड जिंक से। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए बेस्ट एग्जांपल है अलॉयज। अब यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो एटम्स प्रेजेंट है इस सॉलिड में, ये सभी एटम्स बने हैं कॉपर के, सभी एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉपर के। अब कॉपर से बना सॉलिड था, कॉपर से बने सॉलिड में हम क्या करते हैं, कॉपर से बने सॉलिड में एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं, इन एटम्स की जगह पर दूसरे एटम्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे हमने जिंक देखा, फिर यहाँ पर देखेंगे जिंक, यहाँ पर जिंक देखा, फिर यहाँ पर जिंक को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देख सकते हैं होस्ट एटम को रिप्लेस कर, होस्ट एटम को रिप्लेस कर हम ला रहे फॉरेन एटम्स को इन सॉलिड, तो इससे बनता है दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पर होस्ट एटम को ही रिप्लेस कर दिया हमने फॉरेन एटम से, तो बना सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। होस्ट एटम की जगह पर हमने डिफरेंट एटम को सब्स्टिट्यूट किया, तब बना हमारा सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने ब्रास, ब्रास इज एन अलॉय, एन अलॉय बेस्ट एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए।
तो कॉपर एंड जिंक से बना वाला देखा हमने ब्रास। यहाँ पर कॉपर के एटम्स रिप्लेस किए जा रहे हैं बाय जिंक। कॉपर के एटम्स को रिप्लेस कर दिया जिंक ने, इसीलिए इसे कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। कॉपर के एटम्स की जगह पर जिंक के एटम्स सब्स्टिट्यूट हुए, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब हमने जब डिफेक्ट को स्टार्ट किया था तब हमने बताया था सॉलिड क्रिस्टलाइज होता है, तो हम टू टाइप से सॉलिड में डिफेक्ट्स आता है। सॉलिड के क्रिस्टलाइजेशन के वक्त आता है या फिर हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसमें डिफेक्ट लाते हैं। तो यहाँ पर ब्रास को फॉर्म करना हमारी नीड है और हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिफेक्ट को लाया है, यानी कॉपर में हमने जिंक को ऐड किया है। इसका मीनिंग है हमारी नीड है ब्रास को फॉर्म करना और इसीलिए यहाँ पर आया है डिफेक्ट, जो होने वाला है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। सो टू टाइप से डिफेक्ट आते हैं, जब हम क्रिस्टलाइज कर रहे होते हैं सॉलिड्स को या फिर हमारे नीड के अकॉर्डिंग। तो ये डिफेक्ट है हमारे नीड के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज। सो सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट में फर्स्ट हमने देखा अलॉयज का एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखेंगे वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज। ये भी टाइप होने वाला है ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज। देख सकते हैं वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज। अब एलियोवेलेंट स्पीसीज क्या होता है, फर्स्ट हमें ये समझना होगा। एलियोवेलेंट स्पीसीज को अगर समझ लेंगे तो इजी जाएगा हमारे लिए समझना, दैट इज वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज डिफेक्ट। अब ये टाइप है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का, ये भी टाइप होने वाला है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का टाइप होने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल से समझेंगे एलियोवेलेंट क्या होता है। तो एग्जांपल लिया हमने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव फिर से लिया हमने Cl नेगेटिव, अब आ गया Na पॉजिटिव, फिर आएगा Cl नेगेटिव, फिर आएगा Na पॉजिटिव, फिर आएगा यहाँ पर Cl नेगेटिव। इस तरीके से एक सॉलिड बनाए और सॉलिड बनाए कटायंस एंड अनायंस से, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस तरीके से कटायंस एंड अनायंस से सॉलिड बनाए। अब यहाँ पर इस सॉलिड में अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है, देख सकते हैं वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज है, तो ये वैकेंसी क्रिएट किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ एलियोवेलेंट स्पीसीज। अब आपको अगर एलियोवेलेंट स्पीसीज को समझना है तो आपको समझना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमारा रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन करके हमने चैप्टर लिया है, क्लास 11 का चैप्टर है, जिसमें इन डिटेल ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ाया गया है। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का नॉलेज है तो देख सकते हैं एलियोवेलेंट स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिनमें होती है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जिन स्पीसीज के ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी उस स्पीसीज को हम कहते हैं एलियोवेलेंट स्पीसीज। अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव को रिप्लेस करना है Sr2 पॉजिटिव से, Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देंगे Sr2 पॉजिटिव से। तो यहाँ पर अगर देखें तो Na पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, सो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। यहाँ पर Sr देखे दैट इज स्ट्रोंटियम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, 2 पॉजिटिव चार्ज है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। यहाँ पर Na को रिप्लेस करके, यहाँ पर अगर देखे तो Na को रिप्लेस करके आ रहा है Sr। अब Na को रिप्लेस करके Sr आ रहा है, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, Sr की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, सो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाली स्पीसीज को ही हम कहेंगे एलियोवेलेंट स्पीसीज। अब Sr2 पॉजिटिव आएगा इन Na पॉजिटिव को रिप्लेस करके आएगा Sr2 पॉजिटिव। तो देख सकते हैं Na पॉजिटिव की जगह पर Sr2 पॉजिटिव आया, मीन्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ। Na पॉजिटिव की जगह पर यानी Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर Sr2 पॉजिटिव आया, मीन्स यहाँ पर हुआ सब्स्टिट्यूशन होने के बाद Sr2 पॉजिटिव Na पॉजिटिव डिफरेंट एटम्स हैं, सो इंप्योरिटी हुई। यहाँ पर फॉरेन एटम्स इंटर किया, फॉरेन एटम्स इंटर करने की वजह से इंप्योरिटी डिफेक्ट हुआ। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज ऐड हुआ है, तो यहाँ से 2 पॉजिटिव चार्ज लॉस भी होगा एंड 2 पॉजिटिव चार्ज लॉस होगा, सो यहाँ पर देख सकते हैं 2 Na पॉजिटिव, जब 2 Na पॉजिटिव यानी 1 Na एंड 2 Na,
2Na पॉजिटिव जाएंगे, उसकी जगह पर Sr2 पॉजिटिव आएगा। सो 2Na पॉजिटिव जा रहे, उसकी जगह पर Sr2 पॉजिटिव आ रहा है, तो उसी वजह से 2Na पॉजिटिव लॉस होगा और एक ही Sr2 पॉजिटिव ऐड होगा, तो एक Na पॉजिटिव की जगह पर क्रिएट होगी वैकेंसी। एक Na पॉजिटिव की जगह पर क्रिएट होगी वैकेंसी। अब 2Na पॉजिटिव लॉस क्यों हो रहे हैं 1 Sr2 पॉजिटिव के लिए? बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखनी है मेंटेन। किसी भी डिफेक्ट में हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर जाएंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज सॉलिड में इंटर करेंगे। इसीलिए यहाँ पर Sr2 पॉजिटिव की वजह से 2Na पॉजिटिव बाहर गए हैं, और 2Na पॉजिटिव बाहर गए, एक Na पॉजिटिव की जगह पर Sr आ जाएगा, तो एक की जगह पर क्रिएट हो रही है वैकेंसी। सो इसीलिए इसे कहते हैं वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पेसीज। एलियोवेलेंट स्पेसीज मींस जिन स्पेसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, उनकी वजह से क्रिएट हो रही है यहाँ पर वैकेंसी। सो नेक्स्ट डिफेक्ट भी हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, दैट इज इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। देख सकते हैं, नेक्स्ट हमें देखना है इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब हमें पता है इंटरस्टेशियल क्या होता है। इंटरस्टेशियल स्पेस मींस वॉइड स्पेस, रिमेनिंग स्पेस जो रह जाती है सॉलिड में आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बाद जो वॉइड स्पेस रिमेनिंग है उसे ही हम कहते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। तो यहाँ पर इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट का मीनिंग क्या होगा, तो देख सकते हैं। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे दैट इज वन ऑफ द सॉलिड। सो सॉलिड ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल Fe का सॉलिड हमने ड्रॉ कर लिया। अब Fe नॉर्मल पोजीशन लेगा इन सॉलिड, जो Fe का सॉलिड बना है तो Fe लेगा नॉर्मल पोजीशन इन सॉलिड। अब Fe नॉर्मल पोजीशन ले रहा है, उसी के साथ इंटरस्टेशियल स्पेस में अगर एटम्स आ रहे हैं तो बनेगा इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब इंटरस्टेशियल स्पेस में जो एटम्स आ रहे हैं वो डिफरेंट हो गए देन Fe से सॉलिड बना है, जिससे सॉलिड बना है उससे डिफरेंट एटम्स अगर इंटरस्टेशियल स्पेस में आ रहे तो वहां पर क्रिएट होता है इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल Fe के साथ अगर कार्बन आ रहा है तो बनेगा स्टील। Fe में अगर कार्बन आ रहा है तो स्टील बनता है, और कार्बन आता है इंटरस्टेशियल स्पेस पर। कार्बन आएगा हमारा इंटरस्टेशियल स्पेस पर और उसी के साथ Fe आएगा नॉर्मल साइड पर, और दोनों को मिलाकर बनेगा दैट इज इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। बिकॉज यहाँ पर इंटरस्टेशियल स्पेस में एटम्स आ गए, एटम्स आए डिफरेंट देन द होस्ट एटम। होस्ट एटम कौन है यहाँ पर Fe, एंड एटम्स ऑफ कार्बन यहाँ पर इंटरस्टेशियल स्पेस में है, तो बना इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ पर इंप्योरिटी क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ फॉरेन एटम्स आए हमारे सॉलिड में, जो फॉरेन एटम्स है डिफरेंट देन द होस्ट एटम्स, उनसे बनती है इंप्योरिटी डिफेक्ट। सो देख सकते हैं इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब हमने कंप्लीट कर लिया है इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब तक हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट होने वाला है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने देखा था जो रेशो था नंबर ऑफ एटम्स का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स का जो रेशो था वो रहने वाला था सेम। इन इंप्योरिटी डिफेक्ट हमने देखा दैट इज इंप्योरिटी ऐड होती है प्योर सॉलिड में। प्योर सॉलिड में एटम्स डिफरेंट देन द होस्ट एटम, होस्ट एटम से डिफरेंट एटम्स यानी फॉरेन एटम्स होस्ट एटम में ऐड हो रहे हैं इन इंप्योरिटी डिफेक्ट। एंड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशो जो है कैटायंस टू अनायंस का रेशो हो या फिर एटम्स का रेशो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स का रेशो वो रहता है सेम। बट इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यही रेशो हो जाता है डिफरेंट। जैसे हमने देखा स्टोइकियोमेट्रिक में रेशो रहता है सेम, उसी तरीके से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में ये रेशो हो जाता है चेंज, और इसी से बनता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है या फिर रेशो ऑफ एटम्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स का रेशो आएगा चेंज, या फिर कैटायंस टू अनायंस का रेशो आएगा चेंज हो जाएगा, तो इसे कहते हैं हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें रेशो होता है चेंज। अब हम देखेंगे किस तरीके से रेशो चेंज हो रहा है। अब हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में देखा था रेशो चेंज ना होते हुए, और उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। उसी तरीके से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में हम रेशो चेंज होते हुए देखेंगे और उनके एग्जांपल भी देखने वाले हैं।
अब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेनली हमें पढ़ना है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस। अब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आप नाम से ही पता कर सकते, डिफिशियंसी यानी कम होना, किसी चीज की अगर बॉडी में कमतरता है, विटामिन की कमी है तो हम विटामिन डिफिशियंसी कहते हैं, कैल्शियम की कमी है हमारे बॉडी में, कैल्शियम डिफिशियंसी कहते हैं। सो हमारे बॉडी में अगर कुछ चीजें कम है, विटामिन कम है, कैल्शियम कम है, प्रोटीन्स कम है, तो उनको डिफिशियंट कहते हैं, वो बॉडी हमारी डिफिशियंट है उस चीज के लिए। उसी तरीके से हम देखेंगे इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड में अगर मेटल कम है तो उन्हें कहेंगे मेटल डिफिशियंसी। अब इसका एग्जांपल भी देखेंगे जो हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में पढ़ने वाले हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेनली जो रेशो होता है, रेशो हो जाता है चेंज, चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स का हो या फिर रेशो हो जाए वो कैटायंस टू अनायंस का। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशो चेंज, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है मेटल डिफिशियंसी। फर्स्ट आ गया यहाँ पर मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी में अगर देखें तो एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, फिर से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को पढ़ेंगे एग्जाम्पल से। सो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया Na, दैट इज Na आ जाएगा 2 पॉजिटिव, निकेल 2 पॉजिटिव एंड O2 निगेटिव। सो देख सकते हैं O आ रहा है 2 निगेटिव एंड Na आ रहा है 2 पॉजिटिव। सो यहाँ पर निकेल जो है मेटल है, मेटल की तरह एक्ट कर रहा है बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, निकेल पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी आ जाएगा कटायन एंड कटायंस फॉर्म होते हैं मेटल्स से। निकेल वैसे भी देखे तो मेटल है एंड उसका बॉन्डिंग आ रहा है दैट इज विथ ऑक्सीजन। सो निकेल ऑक्साइड हमारा सॉलिड है NiO, निकेल ऑक्साइड दैट इज NiO हमारा सॉलिड है। तो देख सकते हैं Na2 पॉजिटिव O2 निगेटिव, Na2 पॉजिटिव O2 निगेटिव, फिर से यहाँ पर आएगा O2 निगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा Na2 पॉजिटिव, यहाँ पर फिर से आएगा O2 निगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा Na2 पॉजिटिव, यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आ जाएगा Na2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा O2 निगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा Na2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा O2 निगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा O2 निगेटिव, तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा Na2 पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा O2 निगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज Na2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से सॉलिड फॉर्म हो रहा है जिसमें Na2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव इस तरीके के कटायंस एंड अनायंस बने हुए हैं। अब यहाँ से मेटल की डिफिशियंसी होगी। अब मेटल की डिफिशियंसी हो रही है, यानी डिफिशियंसी तो हमने देख लिया, जो हमारे पास कम है उसे हम डिफिशियंट कहते हैं एंड यहाँ पर क्या कम होने वाला है मेटल, सो इसे कहेंगे मेटल डिफिशियंसी। अब मेटल डिफिशियंसी में क्या होता है, तो मेटल अपनी पोजीशन से लॉस होगा। अब मेटल अपनी पोजीशन से लॉस हो रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज इस सॉलिड से कम हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर Na2 पॉजिटिव ने O2 निगेटिव को बैलेंस कर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉलिड बनाया था NiO, बट यहाँ पर एक Na2 पॉजिटिव लॉस होने से यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई एंड वैकेंसी क्रिएट होने के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी लॉस हो गई। बट हमने पढ़ा है चाहे कोई भी डिफेक्ट हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कभी लॉस नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑलवेज रहेगी मेंटेन। यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई ड्यू टू लॉस ऑफ Na2 पॉजिटिव, उसी के साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कम डिस्टर्ब हो गई यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कोई बाहर से एटम नहीं आने वाला है, बाहर से कोई कैटायन नहीं आने वाला है। अब देख सकते हैं यहाँ से बाहर से तो कोई आने वाला नहीं है, तो यहाँ पर Na ही अपना डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर एक मेटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर से लॉस करेगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 3 पॉजिटिव। अब देख सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज गया तो Na ने खुद का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर खुद को कन्वर्ट कर लिया 3 पॉजिटिव में, फिर से 1 Na अपना 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एंड खुद को कन्वर्ट करेगा 3 पॉजिटिव में। तो देख सकते हैं Na 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, Na भी 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बाहर गया था, सॉलिड से बाहर गया 2 पॉजिटिव चार्ज, वही चार्ज को Na 3 पॉजिटिव ने कर लिया बैलेंस। Na ने अपने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर उस चार्ज को कर लिया बैलेंस। देख सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, एक Na 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ यानी +1 चार्ज आया, दूसरा Na 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, फिर से +1 चार्ज आया, +1 +1 करेंगे तो +2 चार्ज हो जाएगा।
सो +2 चार्ज बाहर गया, +2 चार्ज को बैलेंस किया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, बट यहाँ से जो मेटल बाहर गया वहां से यहाँ पर वैकेंसी भी क्रिएट हुई, एंड मेटल अगर आप देखें तो अब वन मेटल यहाँ से बाहर गया है, यानी यहाँ पर क्रिएट हुई है डिफिशियंसी। ऐसा एक ही कटायन बाहर जाएगा नहीं, नंबर ऑफ कटायंस यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ से एक ही कटायन बाहर जाने वाला नहीं है, यहाँ से नंबर ऑफ कटायंस बाहर जाएंगे, एंड नंबर ऑफ कटायंस बैलेंस हो जाएंगे, दैट इज बाय कटायंस जो Na के हैं। Na का कटायन बाहर जा रहा है और Na का दूसरा कटायन उसे बैलेंस कर रहा है, इस तरीके से होगा डिफेक्ट, दैट इज मेटल डिफिशियंसी। अब यहाँ से मेटल बाहर जा रहा है, यानी मेटल कम हो रहा है, इसीलिए इस डिफेक्ट को कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब जितने Na2 पॉजिटिव बाहर जाएंगे उतने ही Na उससे डबल Na उसे बैलेंस करने में खुद को 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 से एग्जांपल लिया, एक ही Na को बाहर भेजा हमने, ऐसे नंबर ऑफ जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट हुआ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बिकॉज ऑफ Na2 पॉजिटिव अपना सॉलिड से निकल गया बाहर। अब यहाँ पर अगर देखें रेशो की अगर बात करें, रेशो चेंज हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4, फर्स्ट देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जब डिफेक्ट होने से पहले 8 Na2 पॉजिटिव थे एंड 8 ही O2 निगेटिव थे, सो रेशो बन रहा था 1:1 का, रेशो बन रहा था 1:1, जितने Na2 पॉजिटिव थे उतने ही O2 निगेटिव थे, सो रेशो बन रहा है 1:1 का। अब देखेंगे बाद में रेशो अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कटायंस है 7, एंड अनायंस अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, O2 निगेटिव 8 है एंड कटायन है दैट इज 7, कटायन 7 है, O2 निगेटिव 8 है, यानी अनायंस 8 है, कटायन 7 है। यहाँ पर रेशो अगर देखें तो 1:1 होने वाला नहीं है अभी, सो रेशो हो रहा है यहाँ पर चेंज। सो ड्यूरिंग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट रेशो चेंज होते हुए देखा हमें, एंड रेशो चेंज हो रहा है, इसीलिए इस डिफेक्ट को कहेंगे हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने फर्स्ट पढ़ा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जिस तरीके से हमने पढ़ा था डिफिशियंसी में मेटल कम हो रहा है, उसी तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल्स ज्यादा होगा, एक्सेस मीन्स ज्यादा होना, डिफिशियंसी मीन्स कम होना, उसी तरीके से एक्सेस मीन्स ज्यादा होना, सो मेटल हो जाएगा ज्यादा इन केस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसका भी एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर Zn का सॉलिड लिया हमने, Zn के साथ लिखे हम O2 निगेटिव, सो इस बार हमने जो सॉलिड लिया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के लिए वो होने वाला है ZnO जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव, फिर आएगा O2 निगेटिव, तो इस तरीके से Zn2 पॉजिटिव एंड O2 निगेटिव से बना है सॉलिड। फिर से आ जाएगा यहाँ पर O2 निगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा O2 निगेटिव, यहाँ पर आएगा Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज Zn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा O2 निगेटिव। इस तरीके से फॉर्म होगा सॉलिड Zn2 पॉजिटिव एंड O2 निगेटिव से। जो भी सॉलिड होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्म होगा। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉलिड में मेटल एक्सेस यानी एक्स्ट्रा मेटल इस सॉलिड में आ रहा है एंड खुद की स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अब जब एक्स्ट्रा मेटल आ रहा है इन केस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो सिमिलर होगा दैट इज विथ Zn। अगर Zn के साथ सिमिलर होगा, इसमें अगर मेटल देखे ZnO में मेटल कौन है? Zn है, यानी जो मेटल आ रहा है वो सिमिलर होगा जो पहले से ही इसमें प्रेजेंट मेटल है, और इसमें प्रेजेंट मेटल कौन है? Zn है। अगर इससे डिफरेंट आता तो बनता इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी आ जाती है वहां पर, बट हमें सिमिलर टाइप ऑफ मेटल आएगा जो इंटरस्टेशियल स्पेस में जाएगा, इंटरस्टेशियल स्पेस में अपनी स्पेस लेगा Zn, एंड यहाँ पर अगर देखें तो न्यूट्रल एटम आ रहा है, इस पर Zn पर कोई चार्ज नहीं है, सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसमें आ गया न्यूट्रल एटम, और न्यूट्रल एटम आ सकता है और यहाँ पर कटायन भी आ सकता है। न्यूट्रल एटम अपनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा इन इंटरस्टेशियल स्पेस। अब यहाँ पर अगर देखें नंबर ऑफ Zn एंड नंबर ऑफ O2 नेगेटिव, Zn एंड O2 का एक रेशो था, Zn अगर देखें 2
2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 Zn2 पॉजिटिव थे, Zn2 पॉजिटिव फर्स्ट थे 6 एंड इसी के साथ O2 निगेटिव अगर देखें O2 निगेटिव भी थे 6, रेशो बन रहा था 1:1 का। लेकिन एक्स्ट्रा Zn आने से ये रेशो अब चेंज होगा। एक्स्ट्रा Zn आने से न्यूट्रल एटम आ रहा है लेकिन सिमिलर गुणा किसके साथ है, Zn के साथ। एक्स्ट्रा Zn आने से अब ये रेशो चेंज हो गया, 6:6 का कन्वर्शन 7:6 में होगा, मींस नो लॉन्गर दिस रेशो विल बी 1:1। अब ये रेशो 1:1 नहीं है, ये रेशो अब हो रहा है चेंज एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशो होता है चेंज। तो न्यूट्रल एटम आने से एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम आ रहा है जो इंटरस्टेशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर अगेन अनदर एग्जांपल देख सकते हैं हम जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से एक्स्ट्रा मेटल आता है इन इंटरस्टेशियल स्पेस। अब देखेंगे Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, इस तरीके से सॉलिड बनेगा एंड इस सॉलिड में फिर से Zn2 पॉजिटिव, अब देखेंगे फिर से Zn2 पॉजिटिव स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये एक्स्ट्रा दैट इज Zn2 पॉजिटिव आ रहा है बाहर से, एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आएगा बाहर से और ये ऑक्यूपाई करेगा फिर से इंटरस्टेशियल स्पेस को। अब यहाँ पर देखें तो न्यूट्रल एटम आ रहा था और यहाँ पर अगर देखें तो आ रहा है कटायन। अब कटायन के साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे वो भी सॉलिड में ही प्रेजेंट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी स्पेस इंटरस्टेशियल स्पेस में ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे Zn2 पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं एंड 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। यहाँ पर भी अगर देखें न्यूट्रल एटम आ रहा है, न्यूट्रल एटम आने से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, न्यूट्रल एटम आने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। यहाँ पर कटायन आया लेकिन कटायन साथ में अपने साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी लाया जो सॉलिड में ही प्रेजेंट हो गए, सॉलिड में ही प्रेजेंट होने से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी मेंटेन। बट यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव एक्सेस में गया बिकॉज एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव ऐड हो रहा है, रेशो भी चेंज होगा एंड मेटल का एक्सेस भी होगा। तो इस तरीके से हमने देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें न्यूट्रल एटम या फिर कटायन ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टेशियल स्पेस। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे बाय अनायन वैकेंसीज। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज बाय अनायन वैकेंसीज। सो अनायन वैकेंसीज में देख सकते हैं बाय अनायन वैकेंसीज, यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो वैकेंसी क्रिएट होगी ड्यू टू अनायंस। सो अनायन इज अ नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू अनायंस यहाँ पर क्रिएट हो रही है वैकेंसी। तो इसे किस तरीके से करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट हम लेंगे क्रिस्टल। अब क्रिस्टल हमने लिया NaCl का, NaCl में आ गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव। इस तरीके से हमने लिया एक सॉलिड जो बना है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव दैट इज NaCl। अब NaCl के क्रिस्टल को हमें हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एटम। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एटम जब हम हीट करेंगे दैट इज टू NaCl क्रिस्टल, तब क्रिएट होगा बाय अनायन वैकेंसीज। अभी किस तरीके से होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट हमने ड्रॉ कर लिया NaCl क्रिस्टल। अब NaCl क्रिस्टल को इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम जब हम हीट करेंगे तब क्या होता है तो Cl नेगेटिव, अपना जो NaCl का सॉलिड है NaCl के सॉलिड से Cl नेगेटिव निकलेगा एंड Cl नेगेटिव जो निकलेगा वो देख सकते हैं Na के साथ अगर हम हीट कर रहे हैं, Na के साथ अगर हीट कर रहे हैं तो Cl नेगेटिव निकलेगा एंड Cl नेगेटिव सेंटर से निकलेगा और इस Na के साथ सोडियम के साथ देख सकते हैं NaCl को हमने हीट किया, NaCl को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ Na, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर हीट किया है इसे। तो इन सबको हीट करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है तो Cl नेगेटिव निकलेगा, NaCl का जो सॉलिड है उसमें से Cl नेगेटिव निकलेगा एंड इस सोडियम के साथ कंबाइन होगा एंड फॉर्म करेगा NaCl। अब NaCl फॉर्म करने के लिए Na को Na पॉजिटिव में होना होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इसीलिए यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं Na कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में और फिर कंबाइन होगा Cl नेगेटिव के साथ, फॉर्म करेगा NaCl एंड इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन स्पेस लेगा दैट इज ऑफ Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव की जो वैकेंट स्पेस है वहां पर जाएगा दैट इज इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देख सकते हैं ड्यू टू Cl नेगेटिव बाहर आ रहा है
Cl नेगेटिव बाहर आने से यहाँ पर क्रिएट हो रही है वैकेंसी, एंड वैकेंसी किसकी क्रिएट हो रही है? अनायन वैकेंसी। यहाँ पर क्रिएट होगी अनायन वैकेंसी। अब Cl नेगेटिव का जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस कर दिया, यानी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इस तरीके से चार्ज बैलेंस था। Cl नेगेटिव बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन ने उसका चार्ज तो बैलेंस कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्रिएट हुई वैकेंसी, और वैकेंसी किसकी क्रिएट हो रही है? अनायन की, इसीलिए कहते हैं इसे बाय अनायन वैकेंसीज। अब यहाँ पर अगर देखें Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा है सॉलिड से, और इसी वजह से इसका रेशो जो है वो चेंज हो रहा है। रेशो क्यों चेंज होगा इसका? बिकॉज देख सकते हैं यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl से क्रिस्टल बना था, लेकिन Cl नेगेटिव बाहर जा रहा है, Cl नेगेटिव बाहर गया, तो इसी वजह से रेशो चेंज होगा, और रेशो चेंज हो रहा है इसीलिए आएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में होता ही है रेशो चेंज, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशो चेंज होता है, और उसका एग्जांपल हमने देखा बाय अनायन वैकेंसीज। अनायन की यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो रही है, चार्ज को इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आता है ये सेंटर में आता है, इसीलिए इसे एफ सेंटर भी कहते हैं, इसीलिए इसे कहेंगे एफ सेंटर भी, बिकॉज ये जो Cl नेगेटिव निकलता है ये सेंटर से निकलेगा और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए इसे कहते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर मींस फारबे सेंट्रम। एफ का मीनिंग होता है यहाँ पर फारबे सेंट्रम। अब फारबे का मीनिंग होता है दैट इज कलर, फारबे का मीनिंग होता है कलर, एंड सेंट्रम का मीनिंग होता है दैट इज सेंटर। सो यहाँ पर अगर देखें तो Cl नेगेटिव निकलने से और उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा है, इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर एनर्जी आती है, और एनर्जी लॉस होने की वजह से यहाँ पर इस वाले क्रिस्टल को आता है कलर, और कलर आता है येलो इन केस ऑफ NaCl। इस वाले कलर को आपको ध्यान में रखना है। जब भी अनायन वैकेंसीज वाला डिफेक्ट होगा या सेंटर वाला डिफेक्ट होगा इन NaCl, तो यहाँ पर कलर आएगा दैट इज येलो, येलो कलर आएगा इसे बाय द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा उसकी वजह से इसे जो कलर आएगा वो कलर होने वाला है येलो कलर, और सेंटर में आएगा दैट इज इलेक्ट्रॉन, सो इसे कहेंगे हम दैट इज कलर सेंटर। एफ फॉर फारबे सेंट्रम, एफ का मीनिंग होता है फारबे सेंट्रम। तो इस तरीके से आ जाएगा डिफेक्ट हमारा बाय अनायन वैकेंसीज, और ये हमारा लास्ट डिफेक्ट था इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।